गुड आफ्टरनून ऑफ यू। आज हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन किया था। हमने पिछली क्लास में सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट बनाई थी और मैंने कहा था कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इस टॉपिक में हम कई बार यूज करेंगे। इस इनकम स्टेटमेंट की शुरुआत हमने करी थी सेल्स से। सेल्स में से माइनस किया था वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते ही कॉन्ट्रीब्यूशन आया था। फिर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस किया और फिर हमारा प्रॉफिट आया। वेरिएबल कॉस्ट को हमने डिफाइन किया था, एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसका सेल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सेल्स बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, सेल्स घटाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट घटेगा। इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दिया था रॉ मटेरियल की कॉस्ट। उसके बाद हमने फिक्स कॉस्ट पर बात करी थी। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसका सेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये एक टाइम पीरियड के बाद जो है हमारा खर्चा ड्यू हो जाता है। जैसे महीना पूरा होते ही एम्प्लॉयज की सैलरी ड्यू होती है, लैंडलॉर्ड का रेंट ड्यू होता है, और ऐसे ही कई सारे और भी फिक्स खर्चे हमारे बिजनेस में हो सकते हैं। फिक्स कॉस्ट जो है उसका सेल्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। हमने फिर कुछ बातें एनालाइज करी। एक आपको याद होगा, मैंने एक ऐसी स्टेटमेंट बनवाई थी जिसकी मदद से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं। और कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, हर एक यूनिट जो हम बेचते हैं वो कंट्रीब्यूशन देता है, वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स रिकवरिंग द फिक्स कॉस्ट, और जो बच जाता है उसके बाद भी उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। इस पर हमने बहुत विस्तार में, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से सारा डिस्कशन हमने किया था। फिर आपको मैंने बताया था कि जो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है और जो हमारा ये कंट्रीब्यूशन है, इन दोनों को हम अगर चाहे तो परसेंटेज टर्म्स में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को परसेंटेज टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बोलेंगे, और ठीक ऐसे ही अगर मैं कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज टर्म्स में रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम क्या था, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या था, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, और ऐसे ही पीवी रेशियो का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। मतलब वेरिएबल कॉस्ट हम अगर हम परसेंटेज में निकालते हैं तो उसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल 60% का वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बोलता है कि हमारी जितनी भी सेल होती है उसका 60% हमारा वेरिएबल कॉस्ट में खर्च हो जाता है। और अगर हम ये बोलते हैं कि हमारा पीवी रेशियो 40% है, इसका मतलब हमारी सेल का 40% हमारे पास एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन बचता है। मतलब 60% का वेरिएबल कॉस्ट खर्च कर लेने के बाद हमारे पास एक 40% का कंट्रीब्यूशन बचता है, जो कि हमें मदद करेगा हमें फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में, और उसके बाद जो बैलेंसिंग बचता है उसको हम प्रॉफिट बोल देते हैं। फिर हमने ये सब कर लेने के बाद फिर मैंने आपको याद होगा कुछ बातें और भी प्रूव करी थी, जिससे हमने ये देखा कि वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो का जो सम होता है वो 1 या फिर 100% होता है। अगर हमें एक रेशियो पता हो, मान लो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता हो, तो हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मान लीजिए 80% है तो उसका मतलब पीवी रेशियो 20% होगा। अगर पीवी रेशियो में आपसे कहता हूं कि हमारी 30% है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% होगा। तो इन दोनों का सम जो है वो हमेशा 100% होता है अगर हमने परसेंटेजेस में ये रेशियोज निकाली हैं, और अगर हमने ये रेशियोज डेसिमल में निकाली है तो दोनों का सम 1 होगा। इस पर हमने कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स भी कर लिए थे, और हमने फिर ये फाइनली कंक्लूड किया था कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है 100% माइनस वीसी रेशियो या फिर 1 माइनस वीसी रेशियो, डिपेंड करता है कि वीसी रेशियो परसेंटेज में है या डेसिमल में है। और ठीक ऐसे ही वीसी रेशियो का भी फॉर्मूला बन जाता है 100% माइनस पीवी रेशियो या फिर 1 माइनस पीवी रेशियो। ये सब कर लेने के बाद फिर हमने कुछ 2-4 एग्जाम्पल किए थे जो कि बड़े बेसिक से एग्जाम्पल थे, और आज की क्लास में हम अपने इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा, और पिछली क्लास के डिस्कशन के बेसिस पर हम ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आपके पास बुक्स हैं वो बुक निकालिएगा, और उस बुक में हम मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक से जो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये एक्चुअली पिछली क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना उसके बेसिस पर हो सकता है। अब इसमें सबसे पहले हमको दे रखी है सेल्स कितने की, 25,000 की। वेरिएबल कॉस्ट हमको दे रखा है 20,000, और फिक्स कॉस्ट दे रखा है 4,000। लेकिन इसने हमसे मांगा क्या है, इसने हमसे मांगा है पीवी रेशो। मुझे बताइए पीवी रेशो के कितने फॉर्मूला आपको पता है। मैंने आपको पीवी रेशो के 2 फॉर्मूला आपको बताए। पहला तो बेसिक सा फॉर्मूला था, भाई पीवी रेशो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में। तो पीवी रेशो का बेसिक फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और दूसरा कौन सा होता है, 1 माइनस वीसी रेशो या फिर 100% माइनस वीसी रेशो। तो अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमें ऐसा वीसी रेशो तो नहीं पता। यहां पे सीधे सीधे हम चाहें तो पीवी रेशो का जो बेसिक वाला फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 वो कंप्यूट कर सकते हैं। अभी मैंने पीवी रेशो के आपको 2 फॉर्मूला ही डिराइव करवाए, एक कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, दूसरा 1 माइनस वीसी रेशो। मैं इन ऑल आपको पीवी रेशो के 5 फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा। टोटल 5 फॉर्मूला है जो मैं आपको डिराइव करवाऊंगा। मतलब पीवी रेशो जो है वो 5 तरीकों से कैलकुलेट की जा सकती है। फिलहाल मैंने आपको अभी तक 2 ही बताए हैं। आइए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम यहां पर पीवी रेशो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो हमारा पीवी रेशो का बेसिक वाला फॉर्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन
डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। और हमारा कंट्रीब्यूशन कैसे कंप्यूट होता है? सर कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका होता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। हमें इस क्वेश्चन में सेल दे रखी है 25,000 रुपए की और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 20,000 रुपए की, तो 25,000 में से 20,000 को माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 5,000 रुपए। तो अब आप पीवी रेशो कंप्यूट कर सकते हैं। 5,000 का कंट्रीब्यूशन हो गया, 25,000 रुपए की सेल हो गई, तो 5,000 अपॉन 25,000 इंटू 100, जरा करके बताओ कितना आता है। सर ये आ रहा है 20%। बस ठीक है, हो गया। अब आप में से कुछ बच्चों के 2-3 सवाल दिमाग में आ सकते हैं। सर आपने यहां पर परसेंटेज में निकाला, क्या हम इसको डेसिमल में एग्जाम में निकाल के आ सकते हैं? क्या निकाल दो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप एक बात को नोटिस करेंगे कि हम ना कभी एग्जाम में मान लो हमसे कहा जाए कि पीवी रेशो निकालो, कई बार हमारे एग्जाम में ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि पीवी रेशो निकाल दो, कई बार आता है। जब हमें एग्जामिनर बोलेगा पीवी रेशो निकालने के लिए, तो हम हमेशा खुद से उसको परसेंटेज में ही निकाल के बताएंगे, क्योंकि परसेंटेज में देना ना ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा सुंदर लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे, अब आपके 12th में मार्क्स आए थे मान लो 90% मार्क्स आए थे या 80% मार्क्स आए थे, 90 अगर आपको ज्यादा लग रहे हैं, मान लो आपके 12th में 80% मार्क्स आए थे, और आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कितने मार्क्स आए थे, आप कह रहे हो सर 0.8। अब 0.8, 80% को 0.8 भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है, 80% की 0.8? सर 80% अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अगर एग्जामिनर हमसे कहता है कि पीवी रेशो निकालो या वीसी रेशो निकालो, हमें रेशो निकालने के लिए बोला है, तो हम उसको वैसे बताए ना जो ज्यादा अच्छी लगती है सुनने में। तो सुनने में ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है? परसेंटेज में। इसलिए हमें कभी क्वेश्चन बोलेगा पीवी रेशो निकालो, तो हम खुद से हमेशा परसेंटेज में ही निकालेंगे। 0.8 लिख के आना ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कई बार हमारे एग्जाम में रिक्वायरमेंट कुछ और होगी, कुछ और चीजें मांगी होगी, लेकिन उस और रिक्वायरमेंट को कंप्यूट करने के लिए पीवी रेशो का निकालना जरूरी होगा। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के हम एक कैलकुलेशन सीखेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कैलकुलेट कैसे होता है। अब वो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले पीवी रेशो चाहिए होगा। तो जब हमें पीवी रेशो किसी और कैलकुलेशन के लिए निकालना हो, मतलब जब हमें पीवी रेशो निकालना हो एज अ वर्किंग नोट, तो फिर हमारी मर्जी है, हम चाहे डेसिमल में निकालें या परसेंटेज में निकालें। लेकिन जब एग्जामिनर हमसे कहेगा कि पीवी रेशो कंप्यूट करके बताओ, इसके नंबर मिलने वाले हैं, तो हम खुद से हमेशा परसेंटेज में निकाल के आएंगे। तो पहला सवाल आपका ये हो सकता था, जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया। दूसरा सवाल आप में से कई बच्चों का ये हो सकता है कि सर आपने इसको ऐसे क्यों किया, हम इसको क्या ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे? मैंने कहा कैसे? एक बच्चे ने कहा सर हम पहले इसमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल लेते। हाँ बिल्कुल कर सकते थे आप। भाई आप यहां पर अगर देखें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकल सकती है। 20,000 की वेरिएबल कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो अगर आप 20,000 अपॉन 25,000 इंटू 100 करेंगे तो 80% आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 80% आते ही फिर आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो, 100% माइनस वीसी रेशियो, तो 100 माइनस 80 कितना होगा? 20। तो ये भी एक तरीका है। मैंने कहा लेकिन क्यों हम घुमा के बात करें, जब यहाँ पे सीधा पीवी रेशियो हमारे पीवी रेशियो के फॉर्मूला से ही निकल सकता है। हालांकि दोनों ही पीवी रेशियो के फॉर्मूला है, तो हम अगर इससे भी निकाल लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप दूसरा वाला लगाना चाहते हैं कि पहले आप वीसी रेशियो निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 करके, और उसके बाद फिर पीवी रेशियो निकालेंगे 100% माइनस वीसी रेशियो करके, तो वो भी ठीक है, वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से यही दो सवाल आपके दिमाग में आए होंगे, जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। आइए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल करें उससे पहले एक बच्चे का एक सवाल और कि सर आपने क्वेश्चन नंबर 1 में फिक्स कॉस्ट का तो कहीं पे यूज ही नहीं किया। अरे जबरदस्ती कैसे ही यूज कर दूं फिक्स कॉस्ट का पीवी रेशियो निकालने में? यहां पर इस क्वेश्चन में तो कोई काम ही नहीं है, मैं कैसे यूज कर दूं फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट का जब यूज होगा तो देखेंगे। एक बच्चे कह रहा है सर लेकिन ये तो इन्फॉर्मेशन खराब हो जाएगी। अरे ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन आएंगे जहां पर एग्जामिनर पागल बनाने के लिए आलतू फालतू इन्फॉर्मेशन देगा। हर एक इन्फॉर्मेशन यूज करने लगेंगे तो हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। तो यहां पर फिक्स कॉस्ट का कोई ऐसा यूज नहीं है। पीवी रेशियो मांगा था तो ये बिना इसके निकल गया। हाँ, जो ये मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इसमें जरूर फिक्स कॉस्ट का यूज है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं करवाऊं उससे पहले मैं आपको अपने पुरानी क्लास का जो पिछली क्लास का जो हमारा डिस्कशन है, मैं वहां पर आपको थोड़ा सा लेके जा रहा हूं। आप पहले यहां पर देखिएगा प्लीज। ये इनकम स्टेटमेंट आपको याद है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में एनालाइज करवाई थी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्टेटमेंट में हमने कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे कंप्यूट किया था? सर कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करने का
तरीका होता है कि हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा देते हैं, है ना, यही तरीका होता है। 25 में से 15 घटाएंगे 10 आएगा, 50 में से 30 घटाएंगे 20 आएगा, 2 लाख में से 1 20 घटाएंगे 80 आएगा। सर पता है, ये क्या आप फिर से रिपीट कर रहे हो? हाँ, एक तरीका तो ये है कि हम सीधे सीधे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा लें तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। यही कंट्रीब्यूशन निकालने का एक रिवर्स तरीका भी होता है, एक बैकवर्ड कैलकुलेशन की मदद से भी ये कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब मैं अगर मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं, मान लो मुझे अगर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दे रखा हो, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दे रखा हो, क्या इसकी मदद से भी कंट्रीब्यूशन निकल सकता है? अगर मैं फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ देता हूं, मतलब 10 + 70 कर देता हूं, तब भी 80 आता है। अगर मैं ये 10 + 10 कर देता हूं तब भी 20 आता है। अगर मैं 10 + 0 कर देता हूं तो तब भी 10 आता है। मतलब ये कि मैं, एक तरीका तो मुझे पता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दो, कंट्रीब्यूशन आता है। लेकिन अगर मान लो सेल्स और वीसी ना दे रखा हो, कंट्रीब्यूशन की जो नीचे चीजें होती हैं वो दे रखी हो, क्या उन दोनों की मदद से भी कंट्रीब्यूशन निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। आप मुझे जरा सोच के बताइए, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारा कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपए है और हमारी फिक्स कॉस्ट 10,000 रुपए है, तो इसी कंट्रीब्यूशन के तो आगे फर्दर 2 टुकड़े हो गए। इस कंट्रीब्यूशन के 2 टुकड़े क्या हो गए कि इस कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट पे की और जो बच गया वो प्रॉफिट है। इसी कंट्रीब्यूशन में से मैंने फिक्स कॉस्ट पे की और जो बच गया वो प्रॉफिट है। मैंने अगर कंट्रीब्यूशन 80,000 रुपए का कमाया, अगर मैंने कंट्रीब्यूशन 80,000 का कमाया तो इसी में से 10,000 दे दिए और 70,000 हमारा प्रॉफिट हो गया। देखा जाए फिक्स कॉस्ट और बचा हुआ प्रॉफिट, ये दोनों कंट्रीब्यूशन से ही तो निकले हैं। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। भाई कंट्रीब्यूशन के तो आपने 2 टुकड़े कर दिए ना, कि उसमें से कुछ आपने यूज कर ली फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए और जो बच गया वो आपके लिए प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट ये 2 टुकड़े ही तो हैं कंट्रीब्यूशन के। कंट्रीब्यूशन को आपने इन्हीं 2 टुकड़ों में तो बांट दिया कि कुछ फिक्स कॉस्ट के लिए पे कर दिया और जो बच गया वो प्रॉफिट है। तो अगर मुझे बैकवर्ड कैलकुलेशन, मतलब नीचे से ऊपर, जब आपने सेल्स में से वीसी माइनस किया तो आप ऊपर से नीचे आ रहे थे, है ना, सेल्स में से वीसी माइनस किया ऊपर से नीचे आ रहे थे। लेकिन जब आपको प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ना होगा। प्रॉफिट और फिक्स कॉस्ट अगर मैं जोड़ दूंगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। पिछली क्लास तक हमने कितने नोट लिख लिए थे? सर पिछली क्लास तक हमने नोट लिख लिए थे, हमने 5 नोट लिखे थे, है ना, 5 नोट लिखे थे। तो ऐसा करो, अब आज की क्लास में हम नोट नंबर 6 से पहले शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको नोट नंबर 6 लिखवा रहा हूं। 5 नोट मैं पिछली क्लास में आपको लिखवा चुका था, नोट नंबर 6 लिखवा रहा हूं। नोट नंबर 6 क्या लिखवा रहा हूं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई देखो, कंट्रीब्यूशन निकालने का एक तरीका तो क्या होता है? एक तरीका होता है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो। ये एक तरीका होता है, ये हमें पता भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये आप ए दे दो। फिर एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? हम ये जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से ही फिक्स कॉस्ट हम पे करते हैं, तो जो बच जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम प्रॉफिट बोल देते हैं। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा दो तो जो बच जाता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रीब्यूशन निकालने का ये एक तरीका और भी हो गया। अगर मैं ये फिक्स कॉस्ट को मैं अगर राइट हैंड साइड पे ले आऊं तो उसका साइन बदल जाएगा, तो फिर हम क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकालने का एक तरीका और भी हो गया, ठीक है ना। एक तो फॉरवर्ड कैलकुलेशन हो गई, नीचे से ऊपर आए, और एक बैकवर्ड कैलकुलेशन हो गई, ऊपर से नीचे गए। नहीं, तो हम या तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ के कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, और या फिर हम सेल्स में से वीसी को घटाकर, ठीक है ना। और आपको एक बात मैं आपको बताऊं, देखो ये ना, आप हमेशा इस बात को देखें, हम कई बार आगे चल के बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो फिर हमें क्या करना होता है? जो चीज माइनस हो रही होती है उसको प्लस करना पड़ता है, सिंपल सी बात है। जो चीज, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे हम कंट्रीब्यूशन से मान लो हमें प्रॉफिट पर पहुंचना है, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करोगे तभी प्रॉफिट पर पहुंचोगे। लेकिन अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है तो जो चीज माइनस रखी होती है उसको प्लस कर देते हैं। मतलब प्रॉफिट में ये फिक्स कॉस्ट जोड़ेंगे तभी ऊपर पहुंच पाएंगे। मतलब ये 10 में 10 जोड़ेंगे तभी 20 निकाल पाएंगे, ये 70 में 10 जोड़ेंगे तभी 80 निकाल पाएंगे। तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइन बदल के, मतलब जो माइनस वाली चीज है उसको प्लस कर देते हैं, प्लस वाली चीज को माइनस कर देते हैं। ये बातें आगे जब कभी आएंगी तो मैं फिर से बता दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ छोटी सी
कॉमन सेंस लगाओ कि कंट्रीब्यूशन के ही दो टुकड़े किए गए हैं, उसमें से कुछ पोर्शन फिक्स कॉस्ट के लिए पे हुआ है और बचा हुआ प्रॉफिट है, तो जो ये दो टुकड़े हैं इन्हीं को जोड़ देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। मेरे ख्याल से हो गई है बात, समझ ना आ गई आपको। आइए अब हम अपने ये नोट आपने लिख लिया है, नोट नंबर 6। ये 6 नोट मैंने लिखवाया आज, पिछली क्लास तक 5 नोट लिखवाए थे, आज मैंने आते ही आपको ये 6 नोट लिखवाया है। अब आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है इफ सेल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज ₹1 लाख, फिक्स कॉस्ट 12,000 दे रखी है, प्रॉफिट 8,000 दे रखा है, और कह रहा है कैलकुलेट कर दो क्या, पीवी रेशो। हमें पीवी रेशो निकालने के लिए बोला है। पीवी रेशो का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इसका मतलब हमें यहां पर पहले कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। यहां पर कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, बैकवर्ड कैलकुलेशन से। हम जानते हैं कि कंट्रीब्यूशन में से ही कुछ हिस्सा फिक्स कॉस्ट के लिए पे होता है, बता रखा है 12,000, और जो बच जाता है वो प्रॉफिट होता है। इसका मतलब हमने कंट्रीब्यूशन पक्का पक्का 20,000 कमाया होगा। नहीं, हमने कंट्रीब्यूशन कितना कमाया होगा, 20,000 कमाया होगा। तो हम यहां पर अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट है 12,000, प्रॉफिट है 8,000, 20,000। और हमारा पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। 20,000 का कंट्रीब्यूशन है, सेल्स हमें दे रखी है, इसमें 1 लाख रुपए की सेल दे रखी है। %20। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। कभी ये याद ना आए कि अच्छा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को जोड़ के कंट्रीब्यूशन आता है, तो आप ऐसे भी तो कर सोच सकते हो। भाई आपको इनकम स्टेटमेंट तो पता ही है, इनकम स्टेटमेंट तो आप जानते हो कैसे बनती है। कैसे बनती है सर, सेल्स में से वीसी घटाते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, फिर कंट्रीब्यूशन में से क्या घटाते हो, फिक्स कॉस्ट, तो क्या आता है, प्रॉफिट। मैं जानता हूं कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। ये तो इक्वेशन लिख ही सकते हो कि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते हैं तो प्रॉफिट आता है। हाँ सर लिख सकते हैं। तो बस इसी इक्वेशन की मदद से फिक्स कॉस्ट को यहां ले आना, आपको समझ में आ जाएगी बात। नहीं नहीं, अगर ये नहीं ऐसे ऐसे कर लेना, बेसिक सी मैथ्स है। मैं हालांकि बड़ा बेसिक लेवल पे लेके जाके बता रहा हूं, पर ना मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। इस क्लास को देखने वाले बच्चे पंडित भी हो सकते हैं अकाउंट्स के, जिन्होंने 12th में महारत हासिल कर रखी हो अकाउंट्स की, जिनको प्रैक्टिकल बड़े स्ट्रांग हो, और ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो डर के ही सीएस प्रोफेशन में आया, उनको बताया गया था यहाँ तो सिर्फ थेरी थेरी होती है। ऐसे भी लोग हैं। फिर ऐसे बच्चे भी हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनको नंबर देखते ही हाथ कांपने लगते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं। तो मुझे सबका ध्यान रखना है ना, तो सबका ध्यान रखने के लिए मुझे कई बार बड़ी बेसिक बेसिक बातें बतानी पड़ेंगी। ऐसे बच्चे जो थोड़े पंडित टाइप हैं, मतलब जिनको पहले से बहुत सारा ज्ञान है, वो थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हैं। पर प्लीज आपको इतना तो मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत होगी भी नहीं, है ना। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें तो हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो ही दे रखा है उसने 20%, सेल्स भी दे दिया है 1 लाख रुपए का, और हमसे पीवी रेशियो मांगा है। अब आप समझदार बच्चे हैं, यहां पे अब कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना सही रहेगा। यहां पर सर हमें वही फॉर्मूला लगा लेना चाहिए, 100% माइनस वीसी रेशियो। 100% क्यों, क्योंकि यहां पर वीसी रेशियो मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है वो हमें परसेंटेज में दे रखी है। तो ये क्वेश्चन तो बड़े ही सिंपल तरीके से आराम से ही हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू 100% माइनस वीसी रेशियो। वीसी रेशियो हमें दे रखी है 20% की, 80%। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ना एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी आ रहा होगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर हम इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते थे। यहां पर हमें वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है 20% का, और सर आपने बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का मतलब होता है, मान लो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 20% है, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जितनी भी सेल होती है उसका 20% हमारा खर्च हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट पर। तो हमारी सेल यहां पर कितने की हो रही है, 1 लाख रुपए की।
तो 1 लाख रुपए का 20% हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। भाई 1 लाख रुपए जो हमारी रेवेन्यू आती है उसका 20% हम किस में खर्च कर देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट में। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 20% है, 1 लाख पर अप्लाई करेंगे तो जो 20,000 आएगा वो क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे 20,000 का, तो उसके बाद आपके पास सेल तो है ही 1 लाख रुपए की, इस सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 80,000 रुपए का। और कॉन्ट्रीब्यूशन 80,000 का आते ही 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 करोगे तो वैसे भी 80% हो सकता है। नहीं, फिर से बोलो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना है, 20%। इसका मतलब हमारी सेल का 20% वेरिएबल कॉस्ट है। तो 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000 रुपए। 20,000 की वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आते ही तो 1 लाख में से 20,000 को माइनस कर लो तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 80,000 रुपए का। और उस कॉन्ट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैसे भी पीवी रेशियो आ जाएगा। पर मैं कह रहा हूं क्यों घुमाना, मैं आपको पीवी रेशियो के मैंने कहा 5 फॉर्मूला लिखवाऊंगा। अभी 5 फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, 2 हम कर चुके, 3 अभी और करने वाले हैं। तो जब 5 फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे तो ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे जहां पर एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 फॉर्मूला लग रहे होंगे। हम कौन सा लगाना चाहेंगे, जो फटाफट लग जाए, जो जल्दी लग जाए, जिसमें घुमा के बात करनी पड़े क्यों लगाए। जैसे हमने पहले वाले में हमने घुमा के बात नहीं करी, पहले वाले में हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। हम क्यों पहले वीजी रेशियो निकाले और बाद में उसकी मदद से पीवी रेशियो निकाले। तीसरे वाले फॉर्मूले में हमें वीजी रेशियो दे रखा है, तो क्यों पहले वेरिएबल कॉस्ट अमाउंट में निकाले और फिर कंट्रीब्यूशन में अमाउंट में निकाले, उसके बाद पीवी रेशियो निकाले। सीधा 100% माइनस वीजी रेशियो करेंगे ना। इसका मतलब ये कि हम क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला सीखेंगे आगे चल के और एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल फॉर्मूलाज लग रहे होंगे, तो हम कौन सा लगाएंगे, जो सबसे फटाफट हमें सोल्यूशन देगा। बाकी मर्जी आपकी है, आपको अगर लंबे तरीके से करना हो तो कोई मनाही नहीं है, उसमें नंबर मिलेंगे आपको ऑफकोर्स पूरे नंबर मिलेंगे, पर क्यों टाइम खराब करना, वैसे ही पेपर में बहुत कुछ होता है करने को। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लिया हो तो फिर हम आगे बढ़े। तो तैयार हैं आप पीवी रेशियोज के और भी फॉर्मूला डिवाइस करने के लिए? हाँ सर बिल्कुल तैयार है। चलिए आइए हम अब पीवी रेशियो का तीसरा फॉर्मूला डिवाइस करने जा रहे हैं। और मैं यहां पर जो मैंने आपको पिछली क्लास में ये जो पॉइंट नंबर 2 लिखवाया था, आपको याद होगा ये स्टेटमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाई थी, मैं इसकी मदद से हमारा पीवी रेशियो का तीसरा फॉर्मूला डिवाइस करने जा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से प्लीज मेरी बात को सुनेंगे। देखिए मैं यहां पर अगर सपोज ये 2,500 यूनिट्स वाला लेवल और 5,000 यूनिट्स वाला लेवल, अगर मैं ये 2 लेवल कंसिडर करूं और अगर आपसे ये पूछूं कि बताइए इन दोनों लेवल्स में कंट्रीब्यूशन का चेंज कितना है, चेंज मतलब 2,500 से लेकर 5,000 यूनिट्स के बीच में कंट्रीब्यूशन कितने से बड़ा है, अगर मैं आपसे चेंज पूछूं तो क्या चेंज बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। सर कंट्रीब्यूशन हमारा 10,000 से बढ़कर 20,000 हो गया है, तो इसका मतलब चेंज कितना हुआ, 10,000 का चेंज हुआ। ऐसे ही क्या मुझे आप बता सकते हो कि सेल्स में कितना चेंज है? हाँ सर ये भी बता सकते हैं। सेल्स में सर चेंज है 25,000 रुपए का। सेल्स में कितने का चेंज है? 25,000 का। 25 से 50 हो गया ना, तो चेंज कितना आया? 25,000। अब आप मुझे बताओ नॉर्मल हमारा बेसिक वाला पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर बेसिक फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप कंट्रीब्यूशन की जगह चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल की जगह चेंज इन सेल, मतलब अगर आप 2 लेवल के चेंजेस ले लेंगे ना, तब भी वो भी आपको पीवी रेशियो देगा। करके देख लो आप। हमारा चेंज इन कंट्रीब्यूशन कितना है सर? 10,000। और चेंज इन सेल कितना है? 25,000। जरा 10/25 कैलकुलेटर हाथ में पकड़िए, कैलकुलेटर प्लीज। 10/25 करके देखो कैलकुलेटर पे कितना आता है? 0.4। और हमारा इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो कितना था? 0.4 ही था। इस एग्जांपल में हमारा पीवी रेशियो कितना था? 0.4। इसका मतलब अगर मैं 10/25 करता हूं जो कि चेंजेस हैं, ये एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये 2 लेवल्स के बदलाव हैं कि 2 लेवल्स में चेंजेस कितने हैं। अगर मैं कंट्रीब्यूशन की जगह कंट्रीब्यूशन का चेंज ले लूं और सेल की जगह सेल का चेंज ले लूं, और मैं अगर चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल करता हूं, तो वो भी मुझको पीवी रेशियो देगा। सर ये तो तुक्के से निकल गई होगी, एक और बार प्रूव करके दिखाओ। आओ भाई एक और बार प्रूव करते हैं। अगर इस बार मान लो मैं ये वाले 2 लेवल ले लूं, 5,000 वाला और 20,000 वाला, जो मुझे बताओ इन दोनों लेवल्स में कंट्रीब्यूशन का बदलाव कितना है? सर कंट्रीब्यूशन हमारा 20,000 से 80,000 हो गया। इसका मतलब चेंज इन कंट्रीब्यूशन इज 60,000। चेंज इन कंट्रीब्यूशन है 60,000। और सेल्स का चेंज हमारा कितना है? सर 50,000 से 2 लाख हो गई। इसका मतलब सेल्स का चेंज है 1.5 लाख, 1,50,000। अब भी करके देख लो। चेंज इन कंट्रीब्यूशन 60,000, 60,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल 1,50,000, 60/150 अगेन 0.4। अरे कैलकुलेटर पे करके देखो, ऐसे नहीं कैलकुलेटर पे करके देखो। 60/150 करोगे तब भी कितना आएगा? 0.4 ही आएगा। मतलब मैं आपसे अब ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए अगर हमें
दो लेवल्स के एब्सोल्यूट फिगर्स ना देके सिर्फ वो चेंज बता दे, अगर वो मुझे ये बता दे सिर्फ कि दो लेवल का कंट्रीब्यूशन का बदलाव 60,000 है और दो लेवल के सेल का बदलाव 1.5 लाख है, तो मुझे ये इससे भी काम चला लेंगे, चेंजेस से भी काम चला लेंगे। भाई एक तो बेसिक तरीका तो मुझे पता ही है कि किसी भी एक लेवल का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करते हैं तो पीवी रेशो आता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि दो लेवल्स के बीच के बदलाव को भी अगर हम कंसीडर करेंगे, मतलब चेंज इन कंट्रीब्यूशन की जगह चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल की जगह चेंज इन सेल भी लेंगे तो वो भी हमको पीवी रेशो देगा। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको एक और बार करके दिखाऊंगा। अब आप मुझे ये पहले और तीसरे वाले मतलब 2,500 और 20,000 इन दोनों के बीच की सेल का डिफरेंस बताओ कितना है। सर सेल्स हमारी 25,000 से 2 लाख हो गई, इसका मतलब डिफरेंस है 1,75,000। 1,75,000 से हमारी सेल बड़ी है। और मैं अगर आपसे कंट्रीब्यूशन का बदलाव पूछूं इन दोनों में, पहले और तीसरे वाले में, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 10,000 से 80,000 हो गया, तो चेंज कितना है? 10,000 से 80,000 हो गया, चेंज कितना है? 70,000। कैलकुलेटर पकड़ो वापस से हाथ में, 70 अपॉन 1,75,000 करो, 70 अपॉन 1,75,000 करो। मैं जानता हूं अभी भी कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि मुझे अगर दो लेवल्स का चेंज भी दे रखा होगा तो मैं तब भी पीवी रेशो कंप्यूट कर लूंगा। तो पीवी रेशो निकालने का अब एक फॉर्मूला और आपके सामने आ गया कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। तो हमारे अब 3 फॉर्मूला हो गए। पहला फॉर्मूला बेसिक वाला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, और इसी से ही डिवाइड कर सकते हो कि कंट्रीब्यूशन की जगह चेंज इन कंट्रीब्यूशन और सेल की जगह चेंज इन सेल। चेंज का क्या मतलब है कि हमारे पास दो लेवल कोई भी दो लेवल के चेंजेस हो, कोई भी दो लेवल के, है ना, तो एक को हम लेवल 1 बोल देंगे, दूसरे को लेवल 2 बोल देंगे। हम जो भी दो लेवल कंसीडर करेंगे, एक लेवल 1 है एक लेवल 2 है, तो इन दोनों का दो लेवल्स का बदलाव भी कंसीडर कर लेंगे तो भी हमें पीवी रेशो मिल जाएगा। और तीसरा आपको पता ही है सिंपल वाला 100% माइनस वीसी रेशो या फिर 1 माइनस वीसी रेशो। तो यहां तक क्लैरिटी है, इसको भी एज अ नोट लिखवा दूं आपको। आओ जी, चलिए हमारे कितने पॉइंट्स हमने लिख लिए थे? सर हमने अभी आज आते ही पॉइंट नंबर 6 लिखा था, तो अब हमें क्या लिखना है? पॉइंट नंबर 7 लिखना है ना। पॉइंट नंबर 6 तक हमने लिख लिए थे, अब हमें पॉइंट नंबर 7 लिखना है जिसमें हम पीवी रेशो का एक फॉर्मूला और भी लिख रहे हैं। और क्या लिखेंगे? चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ठीक है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये चेंज इन कंट्रीब्यूशन और चेंज इन सेल्स का क्या मतलब है? सर चेंज का मतलब ये है कि पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमारे पास दो लेवल्स के कंट्रीब्यूशन हो, दो कंट्रीब्यूशन हो और दो सेल हो, और अगर जो दो कंट्रीब्यूशन होंगे तो दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर मान लो मैं ये 2500 और 5000 ये दो लेवल अगर मैं लेता हूं तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन कैसे आया? दूसरे वाले का मतलब 20,000 माइनस पहले वाले का माइनस 10,000। ऐसे ही चेंज इन सेल कैसे आया? 50,000 दूसरे वाले का माइनस 25,000। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड माइनस कंट्रीब्यूशन ऑफ 1, यही हुआ चेंज इन कंट्रीब्यूशन का मतलब। सेल्स ऑफ सेकंड माइनस सेल्स ऑफ 1, यही मतलब हुआ चेंज इन सेल्स का। और अगर मान लीजिए मैं 5,000 और 20,000 वाला लेवल लेता हूं तो उस केस में ये वाला लेवल 1 हो जाएगा और ये वाला लेवल 2 हो जाएगा। तो मैं अगर 80 माइनस 20 करूंगा तो सेकंड वाले को पहले, सेकंड वाले में से पहले वाला माइनस करना है ना। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं, सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन का मतलब है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर C2 माइनस C1। C2 मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड माइनस कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट। ऐसे ही चेंज इन सेल का क्या मतलब है? सेल्स ऑफ सेकंड लेवल माइनस सेल्स ऑफ 1, S2 माइनस S1। सिंपल सी बात है। अब ना मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको एक और पीवी रेशो का फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूं, और वो वाला फॉर्मूला डिराइव कर लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जितना भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ होगा उसके बेसिस पर फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पॉइंट नंबर 8 में मैं आपको पीवी रेशो का एक फॉर्मूला और डिराइव करवा रहा हूं, और ये जो पॉइंट नंबर 8 में हम नया पीवी रेशो का फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसके लिए हम ना बेसिस पता है क्या लेंगे? जो हमने अभी अभी पॉइंट नंबर 7 में पीवी रेशो का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया, जो देखा, इसी को बेस लेके अब हम एक नया फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। और वो कैसे, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो मैं जो पॉइंट नंबर 7 में हमने फॉर्मूला लिखा था मैं वही लिख देता हूं,
और ये फॉर्मूला क्या लिखा हमने, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। मतलब अगर हमें दो लेवल्स दे रखे हैं और उनके दो लेवल्स का अगर हम कंट्रीब्यूशन का चेंज ले लें और सेल्स का चेंज ले लें तो ये भी हमको पीवी रेशियो देता है। चेंज का क्या मतलब बताया था आपको मैंने कि भाई दो लेवल्स हैं, दूसरे वाले लेवल के कंट्रीब्यूशन में से पहले वाले लेवल के कंट्रीब्यूशन को माइनस कर देंगे। ठीक ऐसे ही दूसरे वाले लेवल की सेल्स में से पहले वाले लेवल की सेल्स को माइनस कर देंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब इसके बाद में क्या करने वाला हूं, ये तो अभी हमने पॉइंट नंबर 7 ही लिखा, यहां पर मैं अब पॉइंट नंबर 6 में जो हमने अभी डिस्कस किया था मैं अब उसका यूज करूंगा। पॉइंट नंबर 6 में हमने क्या लिखा था, अभी पॉइंट नंबर 6 में हमने लिखा था कि कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की मदद से भी कंप्यूट हो सकता है। मतलब एक तो तरीका कंट्रीब्यूशन को निकालने का सेल्स माइनस वीसी होता है और दूसरा तरीका क्या होता है कि मैं फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ दूं, वो भी कंट्रीब्यूशन देगा। अभी भी बताया मैंने आपको, भाई कंट्रीब्यूशन की तो दो टुकड़े होते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन फिक्स कॉस्ट को पे करने के लिए यूज होता है और जो बच जाता है उसको हम प्रॉफिट बोल देते हैं। तो उन्हीं दो टुकड़ों को जोड़ देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और यहां पर अगर हम देखें तो हमें पता भी लगता है, जैसे कि अगर सपोज मैं कहूं पहले वाले लेवल में फिक्स कॉस्ट 10,000 है, प्रॉफिट 0 है, तो 10,000 प्लस 0 क्या होता है, 10,000 जो कि कंट्रीब्यूशन ही है। यहां पर देखोगे 10,000 प्लस 10,000, फिक्स कॉस्ट 10,000, प्रॉफिट 10,000, 10 प्लस 10 कितना होता है, 20,000 जो कि कंट्रीब्यूशन ही है। ऐसे ही 10 प्लस 70, 80,000 जो कि कंट्रीब्यूशन ही है। मतलब ये कि हाँ हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ही देगा हमको। तो आइए जरा मैं यहां पर अब क्या करने वाला हूं, हमारे इस फॉर्मूला में मैं कंट्रीब्यूशन की जगह मैं लिख रहा हूं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लिख सकता हूं ना भाई, कंट्रीब्यूशन जो है हम कह सकते हैं ना कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ के भी कंट्रीब्यूशन ही आता है। तो मैं यहां पर अब क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर कंट्रीब्यूशन की जगह लिख रहा हूं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और ऐसे ही यहां पर भी लिख रहा हूं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और डिनोमिनेटर में क्या लिख रहा हूं, वही जो लिखा है ऊपर S2 माइनस S1। अब लेकिन ध्यान रखें यहां पे C2 का क्या मतलब है, दूसरे लेवल का कंट्रीब्यूशन, और यहां पर C1 का क्या मतलब है, पहले लेवल का कंट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल सपोज मैं यहां पर आऊं, मैं इसको कहूं कि ये वाला हमारा पहला लेवल है, ये वाला हमारा दूसरा लेवल है। क्या आप मुझे बताइए इन दोनों लेवल्स में क्या प्रॉफिट अलग अलग है? हाँ सर, प्रॉफिट अलग अलग है। दूसरे वाले लेवल का प्रॉफिट 10,000 है, पहले वाले लेवल का प्रॉफिट 0 है। अगर मान लो हम ये दो लेवल ना लेके हम ये वाला और ये वाले दो लेवल्स की मदद कर ले तो हमें पता है यहां पर भी प्रॉफिट अलग अलग है। मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई जो दो लेवल लोगे उन दो लेवल्स का प्रॉफिट तो डिफरेंट ही होगा ना। इसलिए मैं यहां पर हमारे इस फॉर्मूला में इस वाले प्रॉफिट के नीचे मैं 2 लिख रहा हूं और इस वाले प्रॉफिट के नीचे 1 लिख रहा हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं सेकंड लेवल का कंट्रीब्यूशन कंसीडर करूंगा तो सेकंड लेवल का ही फिक्स कॉस्ट और सेकंड लेवल का ही प्रॉफिट लेना पड़ेगा ना। और ऐसे ही जब मैं फर्स्ट लेवल का कंट्रीब्यूशन यूज करूंगा तो फर्स्ट लेवल का फिक्स कॉस्ट और फर्स्ट लेवल का प्रॉफिट लेना पड़ेगा। मतलब क्या है सर, अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि ये वाला 20,000 मुझे कंसीडर करना है तो ये वाला 20,000 कैसे आया, सेकंड लेवल का फिक्स कॉस्ट 10,000 और सेकंड लेवल का ही प्रॉफिट लेकर 10,000। और ये वाला 10,000 कैसे आया, फर्स्ट लेवल का फिक्स कॉस्ट और फर्स्ट लेवल का प्रॉफिट लेकर। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि हमारे इस फॉर्मूले में C2 की जगह मैं यहां पे रिप्लेस कर रहा हूं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी कौन सा लूंगा, सेकंड लेवल का। और यहां पर C1 की जगह मैं प्रॉफिट कौन, C1 के लिए मैं अगर रिप्लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को तो प्रॉफिट कौन सा लिखूंगा, ऑफ कोर्स लेवल 1 का ही। पर मैंने फिक्स कॉस्ट के नीचे 2 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चाहे लेवल 2 हो या लेवल 1 हो वो तो हमेशा ही 10,000 रहती है, इसलिए फिक्स कॉस्ट के नीचे 2 या 1 लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल आता है प्रॉफिट का, भाई प्रॉफिट तो दो लेवल्स पे अलग अलग ही होगा ना। अगर दो लेवल है 2,500 का लेवल और 5,000 का लेवल, दोनों पे प्रॉफिट अलग अलग है। 2,500 और 20,000 और 5,000 और 20,000 दोनों में प्रॉफिट अलग अलग है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, जब देखो वैसे पहला स्टेप कंट्रीब्यूशन की जगह मैंने क्या लिखा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लेकिन क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन 2 है तो यहां पर प्रॉफिट भी कौन सा लिखेंगे, प्रॉफिट 2 ही लिखेंगे, मतलब सेकंड लेवल का ही प्रॉफिट लिखेंगे। ऐसे ही यहां पर मैंने C1 की जगह क्या रिप्लेस किया, मतलब कंट्रीब्यूशन 1 की जगह क्या रिप्लेस किया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट कौन से वाला लेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन फर्स्ट लेवल का है तो प्रॉफिट भी फर्स्ट लेवल का लेंगे। पर मैंने फिक्स कॉस्ट के नीचे 2 1 नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कोई भी लेवल हो सेम ही होता है, उसके नीचे 2 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है। चाहे वो लेवल 2 हो या लेवल 1 हो या लेवल 3 हो या कोई भी लेवल हो, सब में 10,000 ही रहेगा। आती है बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप जरा देखो यहां तक अगर आपको क्लियर है, ध्यान से प्लीज देखना। अब यहां पे थोड़ा सा मैथ्स का यूज होगा और उसके बाद आपको दिखेगा जादू। सर जादू दिखाओगे आप? हाँ हाँ देखो, बिल्कुल देखो। आपको पता होगा मैथ्स में जैसे ही हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ब्रैकेट खोलते ही जो साइंस है वो बदल जाते हैं। मतलब जैसे ही हमने ब्रैकेट खोला तो ये जो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और
अब आप देखो अब क्या होगा, अब आप देखोगे तो ये वाला फिक्स कॉस्ट और ये वाला फिक्स कॉस्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा। और जानते हो हमारा फॉर्मूला अब क्या बनने जा रहा है, एक नया फॉर्मूला पीवी रेशो का, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1। P2 माइनस P1 का मतलब दूसरे लेवल के प्रॉफिट में से अगर हम पहले लेवल के प्रॉफिट को माइनस कर देंगे और नीचे दूसरे लेवल की सेल में से पहले लेवल की सेल्स को माइनस कर देंगे, या फिर ये कहें अगर हम चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स करते हैं वो भी हमको पीवी रेशो देगा। मतलब ये कि मैं यहां पर आपको एक बताने जा रहा हूं कि हमारे पीवी रेशो का एक फॉर्मूला और डिराइव हो गया। बस अब हम इतने डेरिवेशन के बाद ना अब हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो हम अच्छे से फिर आप दिमाग में अपने बिठा पाए, ग्रास्प अच्छे से कर पाए, सारी चीजों को बढ़िया समझ पाए। ये मैं अभी समझा लूं क्योंकि मुझे इसको अभी थोड़ा सा एनालाइज करवा के फिर मैं प्रैक्टिस मोड में आ जाऊंगा ताकि आप हर एक बात जो मैंने अभी तक बोली है उसको अच्छे से समझ पाए। मुझे जरा बताइए अब हम पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? सर अब हम लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। और जरा देखो हमने ये फॉर्मूला जो है जो डिराइव किया है इसकी शुरुआत किससे करी थी? सर हमने शुरू किया था चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स से, और चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स की मदद से हमने डिराइव करते 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 अल्टीमेटली क्या डिराइव कर लिया? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। इसका मतलब ये भी हमको पीवी रेशो ही देगा। तो मैंने आपको पीवी रेशो के टोटल 4 फॉर्मूला लिखवा दिए। पहला फॉर्मूला कौन सा? बेसिक सा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, कोई भी एक लेवल दे रखा है उसका कंट्रीब्यूशन डिवाइड कर दो सेल से। दूसरा फॉर्मूला चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। तीसरा फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। और चौथा फॉर्मूला कौन सा? 1 माइनस वीसी रेशो या फिर 100% माइनस वीसी रेशो। मैं अभी इस पर और भी बातें बोलने वाला हूं, कुछ बातें अब एक्सप्लेन करने के लिए बोलूंगा, पर मैं उससे पहले चाहूंगा कि आप इस 8th पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। इस 8th पॉइंट को नोट करो। हमने शुरुआत करी है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स से। चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स का मतलब होता है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? C2 माइनस C1। और चेंज इन सेल्स का क्या मतलब है? S2 माइनस S1। मैंने कंट्रीब्यूशन 2 की जगह फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 2 लिख दिया और कंट्रीब्यूशन 1 की जगह फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 1 लिख दिया। ऐसे ही फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो फिक्स कॉस्ट आपस में कैंसिल हो गया और फिर हमारा अल्टीमेटली फॉर्मूला रह गया चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, P2 माइनस P1 अपॉन S2 माइनस S1। इसका मतलब हमने शुरुआत करी थी चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स से और उसकी मदद से हमने डिराइव क्या कर लिया कि पीवी रेशो जो है इवन चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स की मदद से भी कंप्यूट किया जा सकता है। अब इसी बात पर मैं थोड़ा और प्रकाश डालने वाला हूं, तो अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो मुझे बताइए ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। ये हमारा पॉइंट नंबर 8 है। मैं पूरी उम्मीद रख रहा हूं आपसे कि आप नोटिंग तो कर ही रहे होंगे, नोटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होंगे आप। चलिए आगे, अब हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मैं वापस से अपनी इसी स्टेटमेंट पे आ रहा हूं जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में लिखवाई थी। मैं अब इस स्टेटमेंट की मदद से आपको फिर से वही बातें बोलूंगा जो मैंने अभी अभी डिराइव कराई हैं। अब थोड़ा सा आप नंबर्स की मदद से सुनेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर बात समझ में आएगी। मुझे पहले ये बताइए कि हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में प्रॉफिट का चेंज कितना है पहले और दूसरे लेवल पर? आप मुझे बताइए, अगर मैं पहले 2 लेवल कंसिडर करता हूं, व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट? सर चेंज इन प्रॉफिट इज 10,000। एंड व्हाट इज द चेंज इन सेल? सर चेंज इन सेल इज 25,000। तो फिर से जरा कैलकुलेटर पर 10,000 अपॉन 25,000 करो, क्या 0.4 ही आता है? 40% ही आता है। यहां पर पीवी रेशो कितना है? 40%। हाँ सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा ऐसे ही अगर मान लो मैं 5,000 वाला और 20,000 वाला लेवल कंसीडर करूं तो मुझे बताओ दूसरे और तीसरा, मतलब अगर मैं लास्ट के 5,000 और 20,000 वाले लेवल अगर कंसीडर करता हूं, व्हाट इज द चेंज इन प्रॉफिट? सर चेंज इन प्रॉफिट 10 से 70 हो गया 60,000, और चेंज इन सेल 1.5 लाख लिखा ही हुआ है, तो 60,000 60,000 अपॉन 1,50,000 करके देखो क्या फिर से 0.4 आता है? हाँ सर बिल्कुल 0.4 आ रहा है। और ऐसा जानते हो क्यों रहा है? अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, पेन प्लीज छोड़ के पहले मेरी बातों सुन लो, कि अगर आप देखोगे ना तो जो कंट्रीब्यूशन का बदलाव है वही प्रॉफिट का भी बदलाव है। कंट्रीब्यूशन में बदलाव कितना है? 10,000। प्रॉफिट में भी बदलाव कितना है? 10,000। अच्छा ये 2 लेवल देख लो, कंट्रीब्यूशन में बदलाव कितना है? 60,000। प्रॉफिट में भी बदलाव कितना है? 60,000।
पहला और तीसरा भी देख लोगे, अगर आप पहला और तीसरा भी देखोगे, 0 से कितना है 70, कितना हो गया 60,000, सॉरी 70,000, 0 से 70,000, और यहां पर देखोगे 10 से 80 कितना हो गया 70,000। मतलब दो लेवल्स के कंट्रीब्यूशन में जितना बदलाव आता है उतना ही बदलाव प्रॉफिट में भी आता है। ये फॉर्मूला क्यों फिट बैठ गया जानते हो? क्योंकि कंट्रीब्यूशन का जो चेंज है वही चेंज प्रॉफिट का भी होता है। मतलब दो लेवल्स की अगर हम बात करें, दो लेवल्स के कंट्रीब्यूशन में जितना ही चेंज आएगा उतना ही चेंज प्रॉफिट में आएगा। और ऐसा क्यों होता है? अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको बात बढ़िया समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो ये दो लेवल्स हैं, अगर सपोज मैं यहां पर दो लेवल कंसीडर कर लूं, मान लो मैं इसको फर्स्ट लेवल मान लूं, इसको सेकंड लेवल मान लूं, क्योंकि मैंने दोनों ही लेवल्स में से कंट्रीब्यूशन में से जो फिक्स कॉस्ट का अमाउंट माइनस किया है वो सेम है, इसलिए फिक्स कॉस्ट के माइनस करने से पहले जो कंट्रीब्यूशन का चेंज है, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट का चेंज होगा वो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह से मैंने सेम अमाउंट माइनस किया। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक के हाथ में 2 लाख रुपए हैं और एक के हाथ में 5 लाख रुपए हैं। एक स्टूडेंट के हाथ में 2 लाख रुपए हैं, दूसरे स्टूडेंट के हाथ में 5 लाख रुपए हैं। मुझे बताओगे इन दो स्टूडेंट्स के जो पैसे हाथ में है इसमें चेंज कितना है? सिर्फ 2 लाख और 5 लाख, 3 लाख का चेंज है। एक के हाथ में 2 लाख है, दूसरे के हाथ में 5 लाख है, तो चेंज कितना है? 3 लाख। मान लो मैंने दोनों बच्चों से 1-1 लाख रुपए ले लिए, दोनों ही बच्चों से सेम अमाउंट ले लिया, तो बताओ जिसके पास 2 लाख थे उसके पास कितने बचेंगे? 1 लाख। जिसके पास 5 लाख थे उसके पास कितने बचेंगे? 4 लाख। और 1 लाख और 4 लाख का भी डिफरेंस कितना है? 3 लाख ही। फिर से बोलता हूं, एक बच्चे के पास 2 लाख रुपए थे, एक के पास 5 लाख थे, 2 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3 लाख। मैंने दोनों ही बच्चों से 1-1 लाख रुपए ले लिए, तो 2 लाख वाले के पास 1 लाख रह गए, 5 लाख वाले के पास 4 लाख रह गए, और 1 लाख और 4 लाख का भी डिफरेंस कितना होता है? 3 लाख। क्योंकि मैंने दोनों ही बच्चों से सेम अमाउंट लिया है, तो ये अमाउंट लेने से पहले जो उनके बीच में चेंज था, ये अमाउंट लेने के बाद भी चेंज तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों से लिया ही अमाउंट सेम है। मैंने दोनों से अलग अलग अमाउंट लेता ना, फिर नहीं आता ये। पर यहां पर भी आप यही देखो, कोई जो दो लेवल की बात कर रहा हूं, दो बच्चे समझ लो, दोनों से हमने सेम अमाउंट ही खींचा है, फिक्स कॉस्ट सेम ही निकाली है। इसलिए फिक्स कॉस्ट निकालने से पहले मतलब कंट्रीब्यूशन का जो बदलाव है, फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद मतलब प्रॉफिट का जो बदलाव है वो सेम आएगा हमेशा। इसलिए चेंज इन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट का चेंज और कंट्रीब्यूशन का चेंज क्योंकि बराबर होता है, इसलिए हमारा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल भी वही आंसर देगा जो कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल देता है। तो मैं यहां पर जो आपको फाइनली फॉर्मूला लिखवाया, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल, क्योंकि चेंज प्रॉफिट का बराबर होता है चेंज किसके? कंट्रीब्यूशन का। तो क्योंकि बराबर होता है इसलिए ये भी हमको पीवी रेशियो ही देगा। सर एक एग्जांपल और लेके बताओ। चलो ठीक है, एक और फिर से दो बच्चे लेते हैं। मान लो दो बच्चे, एक के पास 1 लाख रुपए है, एक के पास 50,000 रुपए है। एक के पास 1 लाख रुपए है, एक के पास 50,000 है। दोनों में बताओ चेंज कितना? 50,000 का। मैंने दोनों से ही 10-10 हजार रुपए ले लिए, तो जिसके पास 1 लाख रुपए है उसके पास 90,000 रह जाएंगे, 90,000 रह जाएंगे। जिसके पास 50,000 है उसके पास 40 रह जाएंगे। तो 90 और 40 का भी डिफरेंस कितना आएगा? 50। पहले 1 लाख और 50,000 थे, एक के पास 1 लाख थे, एक के पास 50,000 थे। चेंज कितना? 50,000। दोनों से 10,000 ले लिए, तो 1 लाख वाले के पास 90 बचे और 50 वाले के पास 40 बचे, और 90 और 40 का भी डिफरेंस कितना आएगा? 50,000 ही आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो हमने यहां पर एक बात और प्रूव कर ली कि हम अब पीवी रेशो जो है एक और फॉर्मूला से भी कंप्यूट कर सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। मैं अब इस पर और प्रैक्टिस करवाऊं और एक दो और माइन्यूट बातें बताऊं। उससे पहले मैं क्या करता हूं, ताकि आपके दिमाग में सारे फॉर्मूला याद रहे, मैं ना समरी लिखवा देता हूं पीवी रेशो की, कि जो हमने पीवी रेशो के 4 फॉर्म लिखे हैं उसकी एक समरी बना लेते हैं, ठीक है? और उसको एक पॉइंट नंबर दे देंगे ताकि आपको लगे अच्छा सर ने पॉइंट नंबर लिखवाया तो जरूर इसकी अहमियत होगी। आओ जरा अगला पॉइंट लिखते हैं। ये हमारा कौन सा पॉइंट था सर? ये हमारा पॉइंट नंबर 8 था, है ना? ये पॉइंट नंबर 8 था। अब आप पॉइंट नंबर 9 लिखिए। पॉइंट नंबर 9 में आप क्या लिखेंगे? हम बेसिकली समरी लिख रहे हैं। आप भाई हमारे पीवी रेशियो के फॉर्मूला में हम कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैंने कहा लिख लेते हैं एक बार। पहला फॉर्मूला, बेसिक वाला फॉर्मूला हमने कौन सा लिखा था सर? बेसिक वाला फॉर्मूला हमने लिखा था पीवी रेशियो का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, और अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो हम फिर क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा हमने फॉर्मूला कौन सा लिखा था?
अगर मैं पहले फॉर्मूला से मिलता जुलता फॉर्मूला पूछूं तो कौन सा है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। ध्यान रखें, अगर हम सिर्फ चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल करेंगे तो ये भी ना डेसिमल में आएगा आंसर, पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते ही फिर क्या हो जाएगा? परसेंटेज में निकल आएगा। ऐसे ही अगर मैं चेंज इन कंट्रीब्यूशन की जगह चेंज इन प्रॉफिट लिख दूं तो क्या कर सकता हूं क्या? हां सर बिल्कुल कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन का चेंज और प्रॉफिट का चेंज सेम होता है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन का चेंज और प्रॉफिट का चेंज सेम होता है, इस करके हम पीवी रेशियो जो है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स के फॉर्मूला से भी कंप्यूट कर सकते हैं। अब ना यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखो जहां तक चेंज का सवाल है तो आप कंट्रीब्यूशन का भी चेंज ले सकते हो, प्रॉफिट का भी चेंज ले सकते हो, क्योंकि वो दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला क्या है कि हम किसी भी एक लेवल का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल करके पीवी रेशियो निकालेंगे तो निकल जाता है। लेकिन ध्यान रखें, किसी एक लेवल का प्रॉफिट अपॉन सेल करके पीवी रेशियो नहीं आता। कई बच्चों को लगे कि क्योंकि चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल या फिर चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल दोनों से पीवी रेशियो आता है, तो क्यों ना कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल की जगह अगर हम प्रॉफिट अपॉन सेल करेंगे तो भी पीवी रेशियो आएगा? नहीं आएगा। प्रॉफिट अपॉन सेल पीवी रेशियो का फॉर्मूला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ कि किसी भी लेवल में कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बराबर बराबर है क्या? नहीं, ये 10 है, यहां 0 है, ये 20 है, ये 10 है। किसी भी लेवल में कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बराबर नहीं होता। हां, जब दो लेवल्स आ जाते हैं तो दोनों का चेंज जो होता है कंट्रीब्यूशन का और प्रॉफिट का वो बराबर होता है, लेकिन किसी भी एक लेवल का कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बराबर नहीं होता। तो जिस तरीके से जो बेसिक वाला फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। जैसे हमें पता है भाई 10 अपॉन 25 करेंगे 0.4 आएगा, 20 अपॉन 50 करेंगे 0.4 आएगा, 80 अपॉन 2 लाख करेंगे 0.4 आएगा। मतलब किसी भी एक लेवल का कंट्रीब्यूशन और सेल ले लेंगे तो पीवी रेशियो आता है। लेकिन किसी एक लेवल का प्रॉफिट अपॉन सेल, मतलब कंट्रीब्यूशन की जगह ऐसा नहीं कर सकते कि प्रॉफिट ले लें ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बराबर थोड़ी होता है। हां, दो लेवल्स की जब बात आती है तो कंट्रीब्यूशन का चेंज और प्रॉफिट का चेंज बराबर होता है, लेकिन किसी एक लेवल पर कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट बराबर नहीं होता। इसलिए हमारा जो बेसिक वाला फॉर्मूला होता है वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल ही है, क्योंकि पीवी रेशियो बेसिकली है क्या? हमारा परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन कितना है, परसेंटेज में प्रॉफिट कितना है ये थोड़ी जानना है, परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन कितना है। तो ये अगर आप चाहें तो ये लिख के काट भी सकते हैं आपकी प्रॉफिट अपॉन सेल कोई पीवी रेशियो का फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान रखें। चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल जरूर होता है। अच्छा, और हमने एक और फॉर्मूला भी तो डिराइव किया था, वो कौन से वाला था सर? वो था 1 माइनस वीसी रेशियो। अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो डेसिमल में निकाली है तो 1 लेंगे, और अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो परसेंटेजेस में है तो 100% माइनस वीसी रेशियो लेंगे। ठीक है जी। तो ये चार फॉर्मूलाज हमने पीवी रेशियो के डिफाइन किए हैं, डिराइव किए हैं, और हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसको और बेहतर तरीके से अपने दिमाग में बिठा सकें, मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक कितने पॉइंट्स लिख लिए हैं? 9 पॉइंट लिख लिए हैं। अभी ध्यान रखें, पीवी रेशियो का ना हमें अभी एक 5वां फॉर्मूला वैसे और भी डिराइव करना है, पर वो ना आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ वो कनेक्टेड है 5वां फॉर्मूला, तो जब वो आएगा तब देखा जाएगा। अभी तक के लिए हमने 4 फॉर्मूला जो है पीवी रेशियो का डिवाइस किए हैं। आइए जरा अब हम अपने वापस से बुक के क्वेश्चन पर आते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ना है। आइए जरा इसको पढ़ लेते हैं। कहता है इन अ कंसर्न सेल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 4 लाख टू 8 लाख। कह रहा हमारी जो सेल है वो बढ़ गई, 4 लाख से 8 लाख हो गई। इसका मतलब पहले ईयर की 4 लाख हो गई, अगले साल की 8 लाख हो गई। तो 2 लेवल्स दे रखे हैं, एक लेवल पे 4 लाख, अगले लेवल पे 8 लाख। और हमारा जो कोरिस्पॉन्डिंग प्रॉफिट है कह रहा है वो 2 लाख से 3 लाख हो गया, और हमसे बोल रहा है पीवी रेशियो निकाल दे। कोई दिक्कत है इसमें? आराम से निकल जाएगा। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 4। हमें यहां पर 2 लेवल्स की सेल्स दे रखी है। कितनी दे रखी है? कह रहा सेल ना हमारी 4 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गई, और जो हमारा प्रॉफिट है कहता है वो 2 लाख से बढ़कर
3 लाख हो गया, ये लिखा है ना, प्रॉफिट हमारा 2 लाख से 3 लाख हो गया। तो अब मुझे बताइए कि हमारा यहां पर चेंज इन सेल कितना है। सर चेंज इन सेल हमारा है 4 लाख से 8 लाख हो गया, बदलाव आया है 4 लाख का। चेंज इन प्रॉफिट हमारा कितना है? सर चेंज इन प्रॉफिट हमारा 1 लाख है। तो हमारा पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? सर पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। और मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें क्वेश्चन कहेगा कि तुम पीवी रेशो निकाल के बताओ, तो पीवी रेशो वैसे किस में शोभा देता है, परसेंटेज में कि डेसिमल में? सर परसेंटेज में ज्यादा सुंदर लगता है, ये मैंने बताया आपको। इसलिए हमें कहेगा पीवी रेशो निकालने के लिए तो हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो हमारा चेंज इन प्रॉफिट है 1 लाख रुपए और चेंज इन सेल है 4 लाख रुपए। 1 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100 अगर हम करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 25%। 25% इज द आंसर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब इस बात को प्लीज ध्यान रखना, कभी भी प्रॉफिट अपॉन सेल पीवी रेशो नहीं होता, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल पीवी रेशो होता है, ठीक है ना। तो अगर आप 2 लाख अपॉन 4 लाख करके 50% निकाल दोगे तो गड़बड़ है, गलत है वो, ठीक है। और वैसे भी आप भी जानते हो पीवी रेशो हमेशा हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। आगे जाके बदलेंगे, जब बदलेंगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तक का जो आपका ज्ञान है उसके हिसाब से मैंने क्या बताया है, पीवी रेशियो हर लेवल पे सेम रहता है। अगर आप इंडिविजुअल प्रॉफिट अपॉन सेल कर दोगे 2 लाख अपॉन 4 लाख और 3 लाख अपॉन 8 लाख, क्या बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो प्रॉफिट अपॉन सेल प्लीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला नहीं होता। लेकिन हाँ, जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सिंपल कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, मतलब एक लेवल का कंट्रीब्यूशन अपॉन एक लेवल का सेल, वो भी पीवी रेशियो देगा। और चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल, वो भी पीवी रेशियो देगा, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा कि क्या सर इतने सिंपल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। ये जो छोटा सा क्वेश्चन आपने किया है ना, हमारे एग्जाम में क्या आएगा, 5 मार्क्स का मान लो एक क्वेश्चन आएगा और उसमें 5 पार्ट दे रखे होंगे। पहला पार्ट बोलेगा पीवी रेशियो निकालो, एक पार्ट बोलेगा फिक्स कॉस्ट निकालो, अभी सीखेंगे सब कुछ। एक पार्ट बोलेगा ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, एक पार्ट बोलेगा डिजायर्ड प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना वो निकालो। मतलब उन 5 पार्ट्स में एक पार्ट पीवी रेशियो का भी होगा और ऐसा सा सिंपल सा ही होगा और फ्री का 1 नंबर है वो। नहीं, चलिए आगे, इसको नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोलता है व्हेन दी सेल्स इंक्रीज फ्रॉम 45,000 टू 60,000 द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 5,000। देखो यहां पर ना हमें 2 लेवल की सेल तो बता दी कि एक लेवल की 45 है, दूसरे लेवल की 60 है, तो चेंज कितना होगा? 15,000 का। यहां पे 2 लेवल के प्रॉफिट बताने की बजाय उसने उन 2 लेवल्स का जो चेंज है ना वही बता दिया। कह रहा है जो हमारा प्रॉफिट है ना वो इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ है? 5,000 से। तो जितने से इंक्रीज हुआ है जो चेंज है ना वो उसने हमें बता दिया। और हमें तो वैसे भी चेंज ही चाहिए होता है, हमें वैसे भी किसी एक लेवल का प्रॉफिट हम जानने में इंटरेस्टेड है भी नहीं। तो मुझे बदलाव बता दोगे तो हमारे लिए वही बढ़िया है। मान लो ये सेल भी उसने 2 बताई है, ये सेल 2 बताने की बजाय मुझे अगर बदलाव बताया था 15,000 का चेंज है 2 ईयर के सेल में, तो वो भी हमारे लिए बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां पर हमें कैसे सॉल्व करना है, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको ना ऐसे करके दिखा देता हूं। ये एग्जाम में नहीं भी करोगे चलेगा, सिर्फ आपके और हमारे लिए है। जैसे हमें यहां पर सेल दे रखी है, सेल कितनी कितनी है? 45 और 60,000। यहां पर 45,000 की सेल है और यहां पर 60,000 की सेल है। और जहां तक सवाल प्रॉफिट का है, प्रॉफिट उसने हमें इन दोनों ही लेवल्स के नहीं दिए, लेकिन इन 2 लेवल्स का जो चेंज है ना, प्रॉफिट का जो चेंज है कि प्रॉफिट हमारा कितने से बड़ा है, वो उसने बता दिया। और ये चेंज तो हम निकाल ही लेंगे, 15,000 है। समझ गए मेरी बात को? 2 लेवल्स का प्रॉफिट नहीं दिया उसने, जो चेंज है कि हमारा इंक्रीज कितने से हुआ है वो बता दिया। तो हमें वैसे भी इंक्रीज ही चाहिए होता है। अब मैं आपके सामान्य ज्ञान के लिए एक बात और बता दूं क्या, छोटी सी बात है, ऐसे आपको पता होगी। हम जो लिखते हैं ना चेंज इन प्रॉफिट, चेंज को ना मैथमेटिकली डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा मींस चेंज। तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, चेंज की जगह पूरा पूरा चेंज ना देखना पड़े, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल प्रॉफिट, ये ट्रायंगल नहीं है, इसका नाम क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल्स।
डेल्टा प्रॉफिट अपॉन डेल्टा सेल्स का मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। तो अगर आपको लगे कि एग्जाम में पूरा पूरा लिखने का टाइम नहीं है, तो चेंज इन की जगह डेल्टा का साइन भी बना सकते हो, जो कि एक छोटा सा ट्रायंगल होता है बेसिकली। ठीक है, तो डेल्टा प्रॉफिट कितना है, मतलब चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 5000। और चेंज इन सेल कितना है? 15000। बताओ जी कितना आता है? सर ये तो आ जाएगा 33.33% आ रहा है। एक बार चेक करना जरा, 5/15। फैंसी सी फिगर आ रही है ना, डेसिमल में आ रहा है, घबराना नहीं है फैंसी सी फिगर से। ठीक, 33.33% आ रहा है। दिस इज द पीवी रेशियो। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करवाऊं उससे पहले एक छोटी सी आपसे कॉमन सेंस की बात करूंगा और आपको आराम से समझ में भी आएगी। जैसे सपोज ये अभी हमने कई बार इस वाले डेटा को हमने यूज किया, आइए जरा फिर से एक बार इस डेटा को यूज करते हैं। ठीक है, मैं आपसे सपोज अगर ये पूछूं कि मुझे बताइए ये पहले वाले लेवल पर व्हाट इज आवर टोटल कॉस्ट। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो क्या आप बता सकते हो? सर हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब आप कह रहे हो कि हमारी सारी कॉस्ट मिला के कितनी है। दो ही तरह की हमारी कॉस्ट लगती है, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट। मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? 15,000 प्लस 10,000 कितनी? 25,000। हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? 25,000। हम अगर सेल्स में से सीधा टोटल कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारा प्रॉफिट आएगा। मतलब सेल कितनी है? सेल हमारी है 25 और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है? वो भी 25 है। तो 25 माइनस 25 कितना होता है? 0। भाई नहीं, अगर मैं मान लो वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करके ना माइनस करूं, मैं एक साथ ही दोनों को जोड़ के एक साथ माइनस कर दूं, तो सेल में से टोटल कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट ही आना चाहिए ना। जैसे कि दूसरा लेवल देखो, 30 प्लस 10 कितना होता है? 40,000 का मेरा टोटल कॉस्ट है। भाई वेरिएबल कॉस्ट 30,000 की है इस दूसरे वाले लेवल पर, और मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000 का है। तो कितना हो गया? 40,000। और हमारा सेल कितना है? 50। तो सेल 50,000, 40,000 की टोटल कॉस्ट, 50 में से 40 लेस करूंगा तो कितना आएगा? 10,000 ही आएगा। प्रॉफिट देखो 10,000 ही आ रहा है। तीसरे वाले लेवल पर, इस वाले लेवल देखे तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना है? 120 प्लस 10 कितना हो गया? 130। 1,30,000 जाएगी टोटल कॉस्ट है, और 2 लाख में से 1,30,000 माइनस कर दो कितना आएगा? 70,000 आएगा। भाई हम वैसे क्या करते हैं, पहले हम सेल में से टोटल कॉस्ट का एक हिस्सा माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आता है, और फिर दूसरा वाला हिस्सा माइनस करके प्रॉफिट आ जाता है ना। अगर मैं दोनों ही कॉस्ट को एक साथ ही माइनस कर दूं तो सीधे ही प्रॉफिट निकल आएगा। एक कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं, ठीक है ना सर? लेकिन कर क्यों रहे हो? अगले क्वेश्चन में यूज होगी ना। आओ जरा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमने अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया? 5 नंबर किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन में ना हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है। कहता है टोटल कॉस्ट इज ₹30,000। ध्यान रखिए, टोटल कॉस्ट वर्ड बोला है, ना वेरिएबल कॉस्ट बोला है, ना फिक्स कॉस्ट बोला है, टोटल कॉस्ट बोला है। और टोटल कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का सम टोटल है, इसमें दोनों ही कॉस्ट है। कह रहा अगर हमारी टोटल कॉस्ट 30,000 होती है 50,000 की सेल्स के लिए, और 22,000 होती है 30,000 की सेल के लिए, तो हमें पीवी रेशियो निकालने के लिए बोला है। मतलब इस क्वेश्चन में 2 लेवल्स का सेल दिया है और 2 लेवल का टोटल कॉस्ट दिया है, 2 लेवल का प्रॉफिट नहीं दिया है। ठीक है, और ध्यान रखें ये मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन सेल, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला हमारे चेंज के दो ही है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल, और दूसरा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। तो हमें अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, आइए जरा पहले वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। यहां पर हमें 2 लेवल्स का पहले तो सेल दिया हुआ है। 2 लेवल्स का सेल क्या है सर? 50,000 है एक लेवल का और दूसरे लेवल का 30,000 है। 50,000 और 30,000। और हमें क्या दे रखा है? और हमें टोटल कॉस्ट दे रखा है। टोटल कॉस्ट कितना है सर? पहले वाले लेवल का 30,000 है और दूसरे वाले लेवल का 22,000 है। ठीक है, अच्छा टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होता है सर? टोटल कॉस्ट का मतलब होता है इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों है। तो आप खुद समझदार हैं, मैं अगर सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो प्रॉफिट निकल आएगा ना।
भाई उसने टोटल कॉस्ट दे ही रखा है मुझे, तो प्रॉफिट निकालने का जरिया तो मिल ही गया, सेल में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट आएगा। अभी मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर सेल में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, भाई सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर मैं वेरिएबल और फिक्स दोनों ही माइनस कर दूंगा तो सीधे प्रॉफिट ही आ जाएगा ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के बाद फिर आप दूसरा हिस्सा तो माइनस करते ही हो। मैं एक ही साथ दोनों कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, यहां पर 20,000 होगा और यहां पर 8,000 होगा। अब आपके पास चेंज आ गया। सेल का चेंज कितना है सर, सेल्स का चेंज 20,000 है। ये मैटर नहीं करता कि गिर रही है कि बढ़ रही है, चेंज देखना होता है। चेंज कितना है 20। कुछ बच्चों को लगता है सर ये तो 50 से 30 हो गया, तो 30 माइनस 50 करें तो माइनस आ जाएगा। भाई फिर ये भी तो माइनस आएगा, ऊपर ऊपर नीचे माइनस माइनस कर जाएंगे। हमें ये माइनस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें बस देखना है चेंज कितना है। हमारे फॉर्मूला में ये नहीं है कि बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करो, हमारा फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल। अब वो चेंज नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, मतलब सेल बढ़ रही है या प्रॉफिट बढ़ रहा है, या सेल घट रहा है या प्रॉफिट घट रहा है, ये मैटर नहीं करता हमारे लिए। चेंज कितना है, 20,000 का है। यहां चेंज कितने का है, 12,000 का है। तो बस बात बन गई। अब पीवी रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या, चेंज इन प्रॉफिट, जिसको हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन सेल्स इनटू 100। 12,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, बताओ जी कितना आता है। सर ये आ रहा है 60%। ठीक है, तो यहां पर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी घुमा के दी उसने, हमें सीधा प्रॉफिट का चेंज ना देके, मतलब प्रॉफिट ना देके उसने हमें सेल्स और टोटल कॉस्ट दे दिया, और सेल में से टोटल कॉस्ट घटा के हम प्रॉफिट तो खुद भी निकाल सकते हैं ना। मेरे ख्याल से अभी तक जितनी बातें हमने करी हैं आपको सारी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए अब ऐसा करते हैं, अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको मेरे ख्याल से 9 पॉइंट लिखवा दिए। 9th पॉइंट जो हमने लिखा था वो बेसिकली हमने पीवी रेशियोज के फॉर्मूला लिख लिए थे समरी के फॉर्म में। अब हम पॉइंट नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए जरा पॉइंट नंबर 10 हम अब लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि पीवी रेशो का आपने बेसिक वाला फॉर्मूला क्या समझा अभी। सर पीवी रेशो का बेसिक वाला फॉर्मूला आपने बताया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना। 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, बट फिलहाल मैं यहां पर अभी फिलहाल 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं। आप भी जानते हैं ऐसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, और कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। फिलहाल मैंने यहां पर पीवी रेशो का बेसिक वाला फॉर्मूला लिखा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। अगर आप ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूला में 3 चीजें हैं। 3 चीजें कौन कौन सी है, एक कंट्रीब्यूशन है, दूसरा सेल है, और इन दोनों की मदद से हम तीसरी चीज निकाल लेते हैं पीवी रेशो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 लाख रुपए है और हमारा जो सेल है वो 5 लाख रुपए है, इसका मतलब 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 0.2 हमारा पीवी रेशो है। मतलब 2 चीजें पता होती हैं, तीसरी चीज मतलब पीवी रेशो हम निकाल लेते हैं। नहीं ऐसे ही होता है। अच्छा, जरूरी है कि हम हमेशा पीवी रेशो ही निकालें? भाई इस फॉर्मूला में टोटल 3 चीजें हैं, तो कोई भी 2 पता हो तो तीसरी हम निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं आपको सेल्स बता दूं और पीवी रेशो बता दूं, तो क्या ये 2 चीजें पता होने के बाद आप कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते? हाँ सर निकाल लेंगे। भाई सेल पता हो और पीवी रेशो पता हो तो कंट्रीब्यूशन भी निकल सकता है। मतलब इन 3 में से कोई भी 2 चीजें पता हो, तीसरी हम निकाल लेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अगर इसी फॉर्मूला से ये डिराइव करना चाहूं कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशो, तो मुझे बताओ क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी कॉमन सेंस लगाओ, पीवी रेशो क्या था? पीवी रेशो मैंने क्या बताया था? मैंने आपको पीवी रेशो यही तो कहा था कि भाई ये कंट्रीब्यूशन ही है परसेंटेज में, और किसका परसेंटेज होता है? वो सेल का। तो जब मैं सेल के ऊपर पीवी रेशो को अप्लाई कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन ही तो निकलना चाहिए ना। जब मैं सेल्स इन रुपीस के ऊपर पीवी रेशो जो कि परसेंटेज में दे रखा है उसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन ही आना चाहिए। जैसे कि हमारा वो जो एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं, जो मैंने आपको करवाया था, जो मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था, आप जरा देखो, इसी को ही देखो। मैं अगर मान लो ये, जैसे आपको पता है 40% हमारे इस एग्जाम्पल में हमारा पीवी रेशो था। मैं अगर मान लीजिए
25,000 पर 40% अप्लाई करूंगा, मतलब सेल्स के ऊपर पीवी रेशियो अप्लाई करूंगा, तो 10,000 ही आएगा ना, कंट्रीब्यूशन ही आएगा। मैं अगर यहां पर 50,000 के ऊपर 40% अप्लाई करूंगा तो कंट्रीब्यूशन ही आएगा ना 20,000। मैं 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए पर 40% अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो बेसिकली क्या है, कंट्रीब्यूशन ही तो है, परसेंटेज में है। और किसका परसेंट है वो, सेल का। जब आप बचपन में स्कूल में थे, जब आपने रेशियोज टॉपिक पढ़ा था, हम भी रेशियोज पढ़ेंगे, हमारे भी सिलेबस में है, तो जीपी रेशियो अगर हम सेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रेशियोज में पढ़ेंगे, तो सेल्स के ऊपर जब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अप्लाई करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। सेल्स के ऊपर नेट प्रॉफिट रेशियो अप्लाई करते हैं, नेट प्रॉफिट निकलता है। ये आपने 12th में शायद रेशियोज पढ़ा भी होगा। सेल्स पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अप्लाई करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर कोई अलग बात थोड़ी है, नहीं। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो यहां पर हमने अब एक बात ये देखी, हमें कई बार ऐसा होगा, हमें क्वेश्चन में सेल्स और पीवी रेशियो पता होगा, तो हम उसकी मदद से कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर लेंगे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी लेवल की सेल्स पर आप पीवी रेशियो अप्लाई करोगे, उसी लेवल का कंट्रीब्यूशन निकलेगा। एग्जांपल के तौर पर, जैसे मैंने आपको बताया अभी आपने जब 25,000 पर अप्लाई किया तो 25,000 का कंट्रीब्यूशन आया, 50,000 का अप्लाई किया तो 50,000 का आया। और ठीक ऐसे ही अब जो बोलूंगा ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर आप 1 यूनिट के सेलिंग प्राइस पर अप्लाई करोगे तो 1 यूनिट का ही कंट्रीब्यूशन आएगा। यहां आपने 2,500 यूनिट्स की सेल्स पर अप्लाई किया तो 2,500 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन आ गया। यहां 5,000 यूनिट्स की सेल पर अप्लाई किया तो 5,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन आ गया। यहां 20,000 यूनिट्स पर आपने अप्लाई किया, मतलब 20,000 यूनिट्स की सेल्स पर अप्लाई किया पीवी रेशियो, तो 20,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक ऐसे ही अगर मैं 1 यूनिट के सेलिंग प्राइस पर पीवी रेशियो अप्लाई करूंगा, मतलब 10 रुपए का 40% निकालूंगा, तो कंट्रीब्यूशन भी फिर 1 यूनिट का ही आएगा ना। मेरे ख्याल से इतना बोलना इनफ है। वैसे ना ये बात बड़ी बेसिक सी थी, मतलब ज्यादातर टीचर तो हो सकता है कि शायद ये बात प्रिज्यूम करते हुए चलते हो, पर मैंने आपको वादा कर रखा है ना कि आपको छोटी से छोटी बात बताऊंगा, क्योंकि हर तरह का बच्चा मेरे सामने बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यही सेम कंक्लूजन क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या वीसी रेशो के लिए? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। वीसी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। तो ठीक ऐसे ही अगर मुझे मान लीजिए सेल्स पता हो और वेरिएबल कॉस्ट रेशो पता हो, तो क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हो। सेल्स के ऊपर वीसी रेशो को अप्लाई कर दो, सेल्स के ऊपर वीसी रेशो को अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यूज करेंगे इस पर्टिकुलर डेटा को। अब आ जाओ वापस से हमारे ये वो जो हमारा बेसिक जो भी एग्जांपल देखा हमने। अब यहां पर आप हमारी वीसी रेशो कितनी थी? 60%। अगर मैं 10 रुपए का 60% लिखूंगा निकालूंगा तो 6 रुपए आएगा। 25,000 का 60% निकालूंगा तो 15,000 आएगा। 50,000 का 60% निकालूंगा 30,000 आएगा। 2 लाख का 60% निकालूंगा 120 आएगा। इसका मतलब सेल्स के ऊपर वीसी रेशो अप्लाई करने पर वेरिएबल कॉस्ट आती है। और ये भी बड़ी आसान सी बात है। मैंने आपको जब वीसी रेशो जब मैंने लिखवाया था और उसके बारे में समझाया था, तो मैंने क्या कहा था कि वीसी रेशो का मतलब यह है कि हम जितना भी रेवेन्यू कमाते हैं उसका इतना प्रतिशत वेरिएबल कॉस्ट में खर्च हो जाता है। और पीवी रेशो का यही मतलब होता था कि जितना हमारा रेवेन्यू होता है उसका इतना प्रतिशत, मतलब पीवी रेशो का जो परसेंटेज होता है उतना परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। नहीं तो वही बात हमने यहां पर बस थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली यहां पर लिख लिया। इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे सर? हमने जो आखिरी क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कह रहा है कैलकुलेट कर दीजिए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। अब आप जरा चेक करें, हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेल्स पता है, पीवी रेशो पता है। पीवी रेशो का क्या मतलब है? पीवी रेशो का मतलब है कि ये कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में है। इसका मतलब जो भी हमारा रेवेन्यू आता है उसका 30% हमारा कंट्रीब्यूशन अर्न करते हैं। नहीं, यही तो मतलब हुआ। और मैंने अभी अभी बताया क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में है, तो सेल्स के ऊपर अगर हम कंट्रीब्यूशन परसेंटेज का परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन रुपीज आ जाएगा। और कुछ भी अगर भूल जाओ ना, भूल जाओ, अगर मान लो भूल जाओ, जो मैं ये कॉमन सेंस वाली बात भी भूल जाओ, तो आप सिंपली क्या करना,
आप पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिख रहा, क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, और इसकी मदद से आपको क्या करना है, बस कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है, सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी, बात ही खत्म। आप पीवी रेशियो का तो फॉर्मूला याद रखोगे ना, उसकी मदद से कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर लेना। नहीं, चलिए अब फिलहाल मेरे ख्याल से ये कॉमन सेंस वाली बात है, हम आइए इस क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर कंट्रीब्यूशन कंप्यूट कर रहे हैं, कैसे, सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके। सेल्स हमारी 16 लाख रुपए की है और पीवी रेशो हमारा कितना है, 30% है, तो 16 लाख रुपए का 30% कंप्यूट करते हैं तो 4,80,000 आता है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए, हमारी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती थी, सर सेल्स में से वीसी घटाते थे तो कंट्रीब्यूशन आता था, तो कंट्रीब्यूशन तो हमने निकाल ही लिया, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाते ही प्रॉफिट आता था। इसका मतलब मैं अब इसमें से बस फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा, 4 लाख रुपए, तो हमारा प्रॉफिट निकल आया 80,000 का। ठीक है ना। ये आप वैसे ही याद रखने के लिए अगर लिखना चाहो तो ये कंट्रीब्यूशन हमने कैसे निकाला है, सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करके। बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस भी लेवल की सेल्स को आप मल्टीप्लाई करोगे पीवी रेशो से, उसी लेवल का कंट्रीब्यूशन निकलेगा। 16 लाख की सेल पर हमारा कंट्रीब्यूशन 480 है। अगर मैं एक यूनिट के सेलिंग प्राइस पर पीवी रेशो अप्लाई करूंगा तो 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकलेगा। 2,500 यूनिट्स की सेल्स पर अप्लाई करूंगा तो 2,500 यूनिट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो निकलेगा। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट अगर मुझे कंप्यूट करनी हो तो 1 यूनिट के सेलिंग प्राइस पर मैं वीसी रेशो अप्लाई करूंगा। ऐसे ही अगर मुझे 2,500 यूनिट्स की अगर वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करना तो 2,500 यूनिट्स की जो सेल होगी उसके ऊपर वीसी रेशियो अप्लाई करूंगा। सर ये बेसिक सी बात है, आप क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये यूज होती है और बच्चे ना कई बार पता नहीं इस बात पे क्यों कंफ्यूज जाते हैं। मैं नहीं चाहता कोई कंफ्यूजन हो, मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट हो और उसको ये छोटी सी बात पर कंफ्यूजन हो। कहीं पे कोई किसी से डिस्कशन में अगर आप मतलब बात करते हो तो आपको ये सब छोटी मोटी बातों से कंफ्यूज थोड़ी होना है, सामने वाले को समझा के आना, बल्कि देखिए इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन हमारा हो गया। बढ़े नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फिक्स कॉस्ट दे रखा है 2 लाख रुपीज, सेल्स दे रखा है 8 लाख और पीवी रेशियो 30%, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, फिगर्स बस बदल दी हैं, क्या दिक्कत है। आओ जी क्वेश्चन नंबर 8। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करोगे, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 लाख रुपए की सेल है, 30% का पीवी रेशियो है 2,40,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। फिक्स कॉस्ट है 2 लाख रुपए की, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया 40,000। ठीक है, बड़े आगे बढ़े। मेरे ख्याल से अभी तक सब कुछ बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आपको। आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमको पीवी रेशियो दे रखा है 25%, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 25 रुपए पर यूनिट, मतलब 1 यूनिट का हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है, और इसने हमसे क्या मांगा है, मार्जिनल कॉस्ट मांगा है। आप अगर अपने नोट्स देखोगे ना तो मैंने वहां पर आपको जब वेरिएबल कॉस्ट के बारे में लिखवाया था, वेरिएबल कॉस्ट का नोट लिखवाया था, तो वहां पर मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि वेरिएबल कॉस्ट का एक नाम और भी होता है, मार्जिनल कॉस्ट। मतलब जो ये क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं, यहां पर कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट कंप्यूट कर दीजिए। ये हमसे क्या मांग रहा है, ये हमसे वेरिएबल कॉस्ट मांग रहा है। क्या मांग रहा है, वेरिएबल कॉस्ट मांग रहा है।
हम मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट क्यों बोलते हैं, मैं इसके बारे में भी एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको, बट फिलहाल के लिए यही समझिए कि मार्जिनल कॉस्ट का एक और नाम क्या होता है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो यहां पे इसने मुझसे क्या मांगी है, वेरिएबल कॉस्ट मांगी है। अब जरा देखिए यहां पे ध्यान से, हमें यहां पर पीवी रेशो दे रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 25% का पीवी रेशो है तो आप भी जानते हो कि 75% वीसी रेशो होगा, क्योंकि दोनों का सम, पीवी और वीसी रेशो का सम कितना होता है, 100%। तो अगर मुझे मान लीजिए इस पीवी रेशो की मदद से वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकालना हो तो निकाल सकता हूं। 100 में से 25% को माइनस कर दो, 75% आएगा। और जैसे ही मैं वीसी रेशो निकाल देता हूं और इस वीसी रेशो को अगर मैं सेलिंग प्राइस पर अप्लाई करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी, क्योंकि एक यूनिट का सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो अगर मैं एक यूनिट के सेलिंग प्राइस पर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को अप्लाई करूंगा तो एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट आएगा। और भाई क्योंकि यहां पर और तो कोई डेटा दे भी नहीं रखा कि हमारे कोई यूनिट्स हो, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम यहां पर बेच रहे हैं, ऐसा कुछ दे नहीं रखा, एक यूनिट का डेटा दे रखा है। तो ये एज्यूम्ड ही है कि ये जो हमसे मांग रहा है मार्जिनल कॉस्ट, एक यूनिट की ही मांग रहा होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुझे बताया कि हमारे 1 लाख यूनिट्स बिक रहे हैं, कुछ ऐसा बिक रहा है कि 50,000 यूनिट्स बिक रहे हैं, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। इसने मुझे एक यूनिट का सेलिंग प्राइस बताया है तो मैं एक यूनिट का ही वेरिएबल कॉस्ट बता के बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसने मार्जिनल कॉस्ट मांगी है मुझसे। आ रही है मेरे से मेरी बात समझ में? इस क्वेश्चन को मैं दो तरीकों से करवा दूंगा। आइए पहले हम, जो मैंने तरीका अभी अभी बोला, पहले मैं उस तरीके से करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले हम यहां पर वीसी रेशो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि पीवी रेशो परसेंटेज में दे रखी है, इसलिए हम 100% माइनस पीवी रेशो लिखेंगे। पीवी रेशो हमारी कितनी है, 25% है, तो 100% माइनस 25% होता है 75%। ठीक है ना? तो हमारा वीसी रेशो कितना हो गया, 75%। अब हम यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल देते हैं। वेरिएबल कॉस्ट किसका, वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या बताया हमने, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है जी। तो अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेलिंग प्राइस पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्या, वीसी रेशो। सेलिंग प्राइस पर अगर मैं वीसी रेशो अप्लाई कर दूंगा तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगा। सेलिंग प्राइस हमको कितना दे रखा है, 25 रुपए, तो 25 का 75% निकाल लीजिए आप, 18.75, खत्म हो गई बात। ठीक है ना? और मैंने आपसे कहा ना, थोड़ी भी अगर कंफ्यूजन हो जाए कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है तो आप वीसी रेशो का फॉर्मूला लिख लेना। भाई वीसी रेशो का फॉर्मूला तो पता ही है ना आपको, वीसी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, वीसी अपॉन सेल्स। तो इसमें तीन चीजें हैं, दो पता है, तीसरी हम निकाल लेंगे। तो वीसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स को वीसी रेशो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने सेल्स को वीसी रेशो से मल्टीप्लाई किया है। अगर ये सेल्स एक यूनिट की है, अगर ये सेल एक यूनिट की है तो वेरिएबल कॉस्ट भी एक यूनिट का ही आएगा। अगर ये सेल 1 लाख यूनिट की है तो वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख यूनिट का आएगा। 50,000 यूनिट्स की है तो वेरिएबल कॉस्ट 50,000 यूनिट्स का आएगा। सीधी सीधी बात है। सेल वैल्यू जितने यूनिट्स का होगा उससे मल्टीप्लाई करने पर उतने ही यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट, और पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करने के बाद उतने ही यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन निकलता है। यहां पर ये 25 रुपए एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है, तो इसको मैं अगर वीसी रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक यूनिट का ही वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा। ठीक है ना? सर आप कह रहे थे कि एक और तरीका बताओगे, हाँ मैं एक और तरीका बताने लगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये वीसी रेशो निकालने की जरूरत ही क्या है, हमें पीवी रेशो दे रखा है ना, आपने बताया ये कि सेल्स को अगर हम पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो एक बच्चे ने कहा कि सर पहले आप कंट्रीब्यूशन निकाल लेते। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या करते? तो हम ऐसा करते हैं, यहां पर और लिखकर इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और स्टूडेंट ने मुझे क्या कहा, स्टूडेंट ने कहा कि सर आप ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते पहले। मैंने कहा कैसे निकालते? स्टूडेंट ने बोला भाई जैसे आपने सर सेलिंग प्राइस को वीसी रेशियो से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला, ठीक ऐसे ही अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेते। हमें सेलिंग प्राइस 25 रुपए का दे रखा है, इस 25 रुपए को अगर मैं पीवी रेशियो मतलब 25% से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि पीवी रेशियो हमें 25% का दे रखा है, तो बताइए जी कितना आता फिर ये
सर हमारा ये आता 25 का 25%, मेरे ख्याल से 6.25 आएगा, एक बार चेक करना। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6.25 आ गया। अब आप जरा खुद सोचिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपके पास आ गया, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, इन दो चीजों की मदद से क्या आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाल सकते? चलो मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, मुझे ये बताइए कि कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं? सर कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए तरीका होता है कि सेलिंग प्राइस में से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर देते हैं। भाई वो समोसे वाला एग्जांपल याद करो, 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन कैसे आ रहा था? 10 रुपए में से 6 रुपए माइनस करके 10 रुपए के समोसे के सेलिंग प्राइस में से 6 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके तो 4 रुपए आता था, वही लिखा है मैंने यहां पर। यहां पर हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6.25 हमने अभी भी निकाल दिया, सेलिंग प्राइस इस क्वेश्चन में गिवन ही है, तो मैं क्या अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकता हूं? हाँ सर, अब तो बिल्कुल मैथ्स ही है, सिंपल मैथ्स है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए और 6 रुपए 25 पैसे को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, और ये हमारा आ जाएगा 18.75 जो हमने ऊपर कंप्यूट किया था। तो ये भी एक तरीका है कंप्यूट करने का। एक बच्चे ने पूछा कि सर हम एग्जाम में कौन सा करके आए? भाई जो आपको मन भाए, दोनों ठीक है एग्जाम में जैसा आपको क्लिक करे वैसा कर लीजिएगा। भाई देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आप देखोगे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे जो एक ही क्वेश्चन हम दो दो तीन तीन इवन चार चार तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि जो सबसे बढ़िया तरीके हैं दो तीन वो मैं आपको बता दूं, और ये बताने से होगा क्या कि आपकी जो सोच का दायरा है वो बढ़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अभी तो चलो ठीक है, 2 क्लासेस हुई हैं, जैसे ही आप 4-5 क्लासेस बीत जाएंगी, मैं कह रहा हूं मैं अगर मान लो 2 या 3 तरीकों से करवाऊंगा, चौथा तरीका आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछेंगे कि सर मैंने ऐसे किया है क्या, ये भी ठीक है, मतलब आपकी क्रिएटिविटी जागने लग जाएगी नहीं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको जो है अगर एक क्वेश्चन कुछ अच्छे तरीकों से हो सकता है 2-4 या 2-3 वो मैं आपको बता दूं। तो यहां पर आपकी चॉइस है। मैं हालांकि कोशिश करता हूं कि क्लास में जो बेस्ट आंसर है या बेस्ट तरीका है वो मैं आपको लिखवा दूं। यहां पर ये दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे एग्जाम में कराइएगा। सर क्या ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं अभी तक, दिखने में भले ही आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये सारे के सारे आपको बताऊं ये एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, या सोलो आए हुए हैं या फिर समझ सकते हो कि कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस के एक एक पार्ट करके मैंने आपको यहां पर करवा दिया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे एग्जाम में ही पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया। अब आपके दिमाग में जो एक सवाल जो मैंने कहा था मैं उसका जवाब दूंगा कि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम कैसे, मतलब हम मार्जिनल कॉस्ट जो बोलते हैं ये वेरिएबल कॉस्ट क्यों? देखो, मार्जिनल का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे ना, तो मार्जिनल का डिक्शनरी मीनिंग होता है एडिशनल। मतलब मार्जिनल को अगर मैं कहूं कि इसका क्या मतलब है, मार्जिनल का सिनोनिम या फिर इसका मीनिंग क्या होता है, एडिशनल। मतलब ऐसी कॉस्ट जो हर एक एडिशनल यूनिट बनाने पर लगे उसको हम मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने समोसे का एग्जांपल दिया था, मैं एक समोसा बना रहा था तो 6 रुपए लग रहे थे। मैं जैसे ही एक और समोसा बना रहा था, मतलब दूसरे समोसे बनाने का डिसीजन लूंगा तो 6 रुपए और लग जाएंगे। मतलब एक के 6 लग रहे थे, फिर दूसरे के भी फिर से 6 लगेंगे, तीसरे के फिर से 6 लगेंगे, चौथे के फिर से 6 लगेंगे। मतलब हर एक समोसा जो आप प्रोड्यूस करते जाएंगे, हर एक समोसे के 6 रुपए लगते जाएंगे। मतलब मैं जैसे ही ये दिमाग में लेके आता हूं कि मुझे एक और एडिशनल यूनिट बनाना है, तो उस एडिशनल यूनिट बनाने की कॉस्ट लगेगी। और मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल यूनिट बनाने की कॉस्ट, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट का एक नाम यह भी होता है मार्जिनल कॉस्ट। मैं आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूं। मान लो हमने 1 लाख समोसे बनाए, 1 लाख समोसे बनाए, तो बताओ हमारी कॉस्ट कितनी लग जाएगी? सर 1 लाख समोसों की कॉस्ट लगेगी 6 लाख रुपए। मान लो कि मैंने 1 लाख नहीं, 1 लाख 1 समोसा बनाया, 1 लाख 1 समोसा बनाया, तो हमारी कॉस्ट फिर कितनी लगेगी? सर हमारी कॉस्ट लग जाएगी 6 लाख 6 रुपए। तो मुझे बताओ 1 लाख और 1 लाख 1, जैसे मैंने कहा कि मैं 1 समोसा और ज्यादा बनाऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस? कितना एक्स्ट्रा लगने वाला है? 6 रुपए। कितना एक्स्ट्रा लगने वाला है? 6 रुपए। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो 6 रुपए बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट है। हर एक एडिशनल यूनिट बनाओगे तो आपको ये एडिशनल कॉस्ट जो है वो लगेगी। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम कौन सा होता है? मार्जिनल कॉस्ट। अब ना
मैं आज की क्लास को यहीं तक रख रहा हूँ। मैं अब आगे आपको फिलहाल अभी कुछ नहीं करवा रहा हूँ। अब मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि प्लीज रिवीजन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये एडवाइस मैं बार बार देता रहूंगा और ये एडवाइस बार बार आप इग्नोर भी करते रहेंगे, पर मेरा फर्ज है बार बार आपको बोलना। कभी तो आपको लगेगा कि शायद सर सही बोल रहे हैं, बस ऐसा मत करना कि एक अटेम्प्ट लगा के इस बात को समझो, वो मत करना प्लीज। जितना जल्दी समझ जाओ सीख जाओ उतना बढ़िया। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह लो मंत्रा है एग्जाम पास करने का। बिना रिवीजन के आप समझो कि कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा। जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके आपको रिवाइज बार बार गो थ्रू करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया, मैंने फिलहाल फर्स्ट 2 क्लासेस में बहुत ही बेसिक लेवल की बातें करी हैं। अगली क्लास में ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जाएंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। आप मान के चलो ये इस चैप्टर का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ऑलमोस्ट इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सर्टेन रहता है। मतलब अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया है तो ब्रेक इवन पॉइंट पे जनरली एग्जाम में एक उसमें पॉइंट पूछा जाता है। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर जनरली क्वेश्चन होता है और कई बार तो ब्रेक इवन पॉइंट पर सोलो क्वेश्चन आ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। तो अभी तक हमने जितनी बातें करी हैं प्लीज इसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।